आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम रोमन गॉड जानिस से करना चाहते हैं, जिन्हें द गॉड ऑफ बिगिनिंग्स एंड एंडिंग्स कहा जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये बात पता नहीं होगी कि कल जब आप नए साल का उत्सव मनाएंगे और 1 जनवरी 2026 का स्वागत करेंगे, तब जनवरी का महीना रोमन भगवान यानी रोमन गॉड जानिस के नाम को ही समर्पित होगा। जानिस वो रोमन देवता है जिनका एक चेहरा पीछे की ओर देखता है, दूसरा चेहरा आगे की ओर देखता है। इनमें जो चेहरा पिछले साल को देखता है, वहां से अनुभव, गलतियां, सबक और इतिहास आते हैं, और जो चेहरा आने वाले साल को देखता है, वहां से उम्मीद, निर्णय और भविष्य की संभावनाएं नजर आती हैं। यानी जब भी कोई नया साल शुरू होता है तो इंसान को पीछे मुड़कर बीते साल को समझना चाहिए और आगे देखकर आने वाले साल की तैयारी करनी चाहिए। और इसीलिए साल के पहले महीने को रोमन गॉड जानिस के नाम पर जनवरी का नाम मिला है। और यह इस बात का भी प्रतीक है कि नया साल तभी सही दिशा में जाता है जब वो अतीत को देखकर भविष्य की ओर बढ़े। आज का हमारा विश्लेषण भी ऐसा ही होने वाला है। आज हम अतीत को देखकर भविष्य की ओर बढ़ेंगे, और यह इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार सिर्फ एक साल समाप्त नहीं हो रहा, इस बार 21वीं सदी के शुरुआती 25 साल समाप्त हो रहे हैं। हर सदी 100 सालों की होती है और इनमें शुरुआती 25 साल बहुत अहम होते हैं। जब 20वीं सदी शुरू हुई थी, तब इसके शुरुआती 25 सालों में पहला विश्व युद्ध लड़ा गया था, जो 1914 से 1918 तक चला था। इन्हीं शुरुआती 25 वर्षों से 20वीं सदी के अगले 75 सालों की दिशा तय हुई थी, और इसमें 1939 से 1945 के बीच दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया था। और आखिर के 50 सालों में दुनिया ने शीत युद्ध के ताप को महसूस किया। बहुत सारे विश्लेषक यह भी कहते हैं कि अगर 20वीं सदी के शुरुआती 25 सालों में पहला विश्व युद्ध नहीं होता, तो इसके बाद के 25 सालों में भी दूसरे विश्व युद्ध के हालात कभी नहीं बनते। इसी तरह दूसरे 25 सालों में अमेरिका जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला नहीं करता, तो इसके बाद के 50 सालों में परमाणु हथियारों को लेकर दुनिया में एक नई रेस की शुरुआत नहीं होती। ये सब हम आपको इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप ये समझ पाएं कि किसी भी सदी के पहले 25 साल बहुत अहम होते हैं, और शुरुआती 25 सालों में जो होता है उसी का प्रभाव सदी के आने वाले सालों पर पड़ता है। आप ये भी कह सकते हैं कि कल यानी 31 दिसंबर को जब 21वीं सदी के पहले 25 साल खत्म होंगे, तब एक टीचर की तरह ये 25 साल भारत को बहुत कुछ सिखा कर जाएंगे। और इस दौर से हम जो कुछ भी सीखेंगे, उन्हीं बातों से हमारा आने वाला भविष्य तय होगा। सबसे पहले तो यह देखते हैं कि इन 25 सालों में भारत कितना बदला और इस दौरान हमारी यात्रा कैसी रही। आज से 25 साल पहले भारत एक देश और एक समाज के तौर पर काफी अलग हुआ करता था। उस दौर में न तो सोशल मीडिया आया था, न लोगों के पास स्मार्टफोन था, न आईफोन आया था, न इंटरनेट का ज्यादा विस्तार हुआ था, न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, न डिजिटल पेमेंट की सुविधा थी, न हर नागरिक का बैंक खाता होता था, न ओटीटी हुआ करता था, और न ही युद्ध थे जैसे आज हो चुके हैं। 21वीं सदी के पहले 25 साल भारत और पूरी दुनिया को बदलने वाले रहे, और इस बदलाव को आपके घर के बड़े बुजुर्ग अच्छी तरह समझ सकते हैं। आज अगर आप अपने दादा दादी या नाना नानी से पूछेंगे, तो वो आपको बताएंगे कि 25 साल पहले घरों में लैंडलाइन फोन होना भी लग्जरी समझा जाता था। उस दौर में फोन पर किसी से बात करने का खर्च एक वक्त के खाने से भी महंगा होता था, और हर शहर और इलाके में इस तरह के पीसीओ यानी पब्लिक कॉल ऑफिस होते थे, जो आज 25 साल बाद लगभग गायब हो चुके हैं। आज की दुनिया में इंटरनेट का डेटा प्लान लोगों का डाइट प्लान बन चुका है, और भारत में आज हर साल 55,680 करोड़ जीबी डेटा की खपत हो रही है, जबकि 25 साल पहले जब 21वीं सदी शुरू हुई थी, तब भारत में 2G सेवा भी नहीं आई थी। इससे आपको यह पता चलेगा कि इन 25 सालों में भारत कहां से कहां पहुंचा, और 21वीं सदी के पहले 25 साल भारत के लिए सिल्वर जुबली की तरह रहे हैं। आप कुछ और आंकड़ों से भी इसे समझ सकते हैं। जब 21वीं सदी की शुरुआत हुई थी, तब साल 2000 में भारत की अर्थव्यवस्था ने $1 ट्रिलियन का आंकड़ा भी नहीं छुआ था। साल 1947 से 2000 आने तक भारत की अर्थव्यवस्था $500 बिलियन का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी, और उस वक्त हमारी अर्थव्यवस्था आज के मूल्य में 42 लाख करोड़ रुपए की थी, और हम अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया में 13वें स्थान पर थे।
लेकिन आज ये स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। अब भारत की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन यानी 331 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा छू चुकी है और हम अब अमेरिका, चीन, जर्मनी के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी जीडीपी बन चुके हैं। इससे आपको यह भी समझ आएगा कि 21वीं सदी के शुरुआती 25 साल भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत शुभ रहे हैं और अब आने वाले 25 सालों में भारत क्रय शक्ति के मामले में चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन सकता है। यहां क्रय शक्ति का मतलब भारत के लोगों की परचेजिंग पावर यानी खरीदने की क्षमता से है। साल 2000 में भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति सालाना आय आज के मूल्य में 39,737 रुपए थी, लेकिन आज यही प्रति व्यक्ति सालाना आय 2,58,000 रुपए हो चुकी है और अनुमान है कि जल्द यह आंकड़ा 3 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। जब 21वीं सदी शुरू हो रही थी और चीन दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा था, तब भारत में स्टार्टअप का कोई माहौल नहीं था। उस वक्त पूरे देश में केवल 350 स्टार्टअप हुआ करते थे, लेकिन आज भारत में हर साल लगभग 16,000, हर महीने 1,322 और हर दिन 43 नए स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं और भारत इनोवेशन के मामले में भी शानदार प्रदर्शन कर रहा है। आज इनोवेशन इंडेक्स में भारत 38वें स्थान पर है, जबकि पहले हम इसी इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर होते थे। पिछले 25 सालों में भारत सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं बदला, बल्कि राजनीतिक रूप से भी भारत में कई परिवर्तन आए। पहले जहां भारत में गठबंधन की राजनीति हावी रहती थी और राजनीतिक पार्टियां केंद्र में मिलीजुली सरकार बनाकर देश को चलाती थीं, वहीं अब देश में यह धारा काफी हद तक बदल चुकी है। साल 2014 से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और जब भारत के पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल चरम पर है, तब भारत में प्रधानमंत्री मोदी देश के राजनीतिक माहौल को स्थिर बनाकर रखने में सफल हुए हैं। भले आज बीजेपी के पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत न हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं आया है और बड़ी बात यह है कि जब 21वीं सदी के 25 साल पूरे हो रहे हैं और भारत इस सदी के अगले 25 सालों में प्रवेश कर रहा है, तब भारत की कमान नरेंद्र मोदी के हाथों में है। आज हमें यह भी देखना होगा कि पिछले 25 सालों में ऐसे कौन से विवादों का निपटारा हुआ जिन पर पिछली सदी में बहुत विवाद हुआ था। जैसे इस सदी के शुरुआती 25 सालों में अयोध्या विवाद का निपटारा हो चुका है और 139 साल की कानूनी लड़ाई के बाद अयोध्या की राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर स्थापित हो चुका है। दूसरा, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और धारा 35A हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी हैं और यह वो परिवर्तन है जिसके लिए लगभग 7 दशकों का इंतजार हुआ। इसी तरह पिछली सदी में 3 तलाक एक बड़ा मुद्दा बना था, जिस पर 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। लेकिन इस सदी में इस विवाद का भी निपटारा हो गया और अब भारत में 3 तलाक के खिलाफ एक कड़ा कानून है। 21वीं सदी के पहले 25 सालों में भारत को यूपीए सरकार में आधार कार्ड मिला और मनरेगा की योजना मिली, जिन पर इस साल काफी विवाद हुआ और इनमें भी मनरेगा की योजना को अब मोदी सरकार में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण योजना में से बदल दिया गया है। इसी 21वीं सदी में मोदी सरकार ने एक देश एक टैक्स की व्यवस्था को लागू किया, जिसकी मांग 1970 के दशक से हो रही थी और भारत में जीएसटी की एक नई व्यवस्था लागू हुई, जिसमें इसी साल बड़े बदलाव भी हुए और अब जीएसटी में सिर्फ 2 ही स्लैब हैं, एक 5% का स्लैब, दूसरा 18% का स्लैब। इन्हीं 25 सालों में भारतीय सेनाओं को उनका पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिला और इसी दौरान आतंकवाद के खिलाफ भारत की रणनीति में बड़े बदलाव हुए। आतंकवाद के मोर्चे पर 21वीं सदी की शुरुआत भारत के लिए कई चुनौतियां लेकर आई थी। साल 2001 में भारत की संसद पर हमला हुआ। 2006 में देश के अलग अलग शहरों में बम धमाके हुए। 2008 में मुंबई का 26/11 हमला हुआ। ये वो हमले थे जब भारत ने आतंकवाद के घाव तो सहे, लेकिन पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। 2001 में संसद पर हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत जवाब देना चाहता था, लेकिन हमारी पुरानी डॉक्ट्रिन के कारण ऐसा
करना संभव नहीं हुआ। इसके बाद जब मुंबई में 26/11 का हमला हुआ, तब भी भारत ने पाकिस्तान को कोई सबक नहीं सिखाया। उस दौर में भारत पाकिस्तान को डॉसियर सौंपता था और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसके खिलाफ कार्रवाई करने की अपील करता था। लेकिन आज जब इस सदी की सिल्वर जुबली पूरी हो रही है, तब भारत ने आतंकवाद को लेकर अपना रुख बदल लिया है। अब भारत पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मारना जानता है और अब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत के प्रतिशोध का प्रतीक बन चुके हैं। इसके अलावा पिछले 25 सालों में भारत की आबादी भी तेजी से बदली है। साल 2000 में भारत की कुल आबादी 102 करोड़ थी, जो अब 145 करोड़ हो चुकी है। आज भारत इस मामले में चीन से भी काफी आगे निकल चुका है और दुनिया के हर 10 में से लगभग 2 लोग भारत में ही रहते हैं। यह आबादी कई मामलों में भारत की ताकत भी बन रही है और बड़ी बात यह है कि इन 25 सालों में भारत ने एक पीढ़ी को भी पार कर लिया है। आज भारत में 13 से 28 साल के उन जेन जी युवाओं का ज्यादा प्रभाव है जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ। कल जब रात को 12 बजे इस सदी के अगले 25 सालों का चक्र शुरू होगा, तब इन अगले 25 सालों में भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संरचना को यही जेन जी युवा प्रभावित करेंगे, जिनकी मौजूदा वक्त में कुल आबादी 37.5 करोड़ है। अब तक हमने आपको यह बताया कि पिछले 25 सालों में भारत की यात्रा कैसी रही, लेकिन अब हम आपको यह बताना चाहते हैं कि अगले 25 साल यानी 2026 से 2050 तक भारत में क्या क्या बदल सकता है। जैसे 2050 तक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी भारत में होगी, जो 31 करोड़ से ज्यादा हो सकती है और यह अनुमान प्यू रिसर्च का है। भारत में मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा होने से इसे एक बड़ा मुद्दा भी बनाया जाएगा और इससे भारत में नए नए सांप्रदायिक विवाद भी देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, 21वीं सदी के पहले 25 सालों में अयोध्या का विवाद सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, लेकिन अब अगले 25 साल मथुरा और काशी का मंदिर मस्जिद विवाद लोगों में बहस का बड़ा मुद्दा बनेगा और इन मामलों में कानूनी लड़ाई भी आगे बढ़ सकती है। तीसरा, अगले 25 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था आकार के मामले में तीसरे नंबर पर आ सकती है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर और डिजिटल इकोनॉमी भारत की जीडीपी की रीढ़ बन सकते हैं। चौथा, अगले 25 सालों में एआई तकनीक भारत के हर क्षेत्र को बदल कर रख देगी और यह भी हो सकता है कि स्कूल, अस्पताल, बाजार, बहुत सारी जगहों पर इंसानों की जगह रोबोट्स ले लें। पांचवां, साल 2026 से 2050 के बीच भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, डिफेंस और ग्रीन टेक में बड़ा प्रोड्यूसर बन सकता है और भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स की ऐसी सप्लाई चेन बन सकती है जो हमें इस इंडस्ट्री का बॉस बना देगी। छठा, यह भी हो सकता है कि साल 2050 तक भारत के पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप जैसे अपने खुद के मेक इन इंडिया प्लेटफॉर्म्स हो और हम इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए पश्चिमी देशों की कंपनियों पर निर्भर न रहें। सातवां, 2050 तक डिग्री से ज्यादा स्किल, रीस्किल और लाइफ टाइम लर्निंग अहम होंगे और उस वक्त तक वर्चुअल यूनिवर्सिटीज आम हो जाएंगी। सरल शब्दों में कहें तो पढ़ाई आज के स्कूलों और कॉलेजों से निकलकर काफी हाईटेक हो जाएगी और इसमें एआई तकनीक की भूमिका ज्यादा होगी। आठवां, यह कि अगले 25 सालों में युद्ध पूरी तरह बदल जाएंगे और सबसे बड़ा बदलाव यह आ सकता है कि अब दुनिया में ऐसे हथियार बन सकते हैं जिन्हें स्पेस यानी अंतरिक्ष से लॉन्च किया जा सकता है। नौवां, जिस भारत को पिछली सदी में स्नेक चार्मर कहा गया, सपेरों का देश कहा गया, वो इस सदी के अगले 25 सालों में स्पेस चार्मर बन सकता है और साल 2050 तक यह भी संभव है कि भारत अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी कर ले। और अगले 25 सालों में 10वां बड़ा बदलाव परिवहन व्यवस्था को लेकर आएगा। भारत में बुलेट ट्रेनों का जाल कई राज्यों में फैल चुका होगा और हमारे देश में सड़कों पर ड्राइवरलेस कारें भी चलनी शुरू हो सकती हैं। हालांकि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो न तो इन 25 सालों में बदली और न इस बात की कोई भी गुंजाइश लगती है कि ये अगले 25 सालों में बदल जाएंगी, जैसे आतंकवाद। आज भी जस का तस है। जब 21वीं सदी शुरू हुई थी तब 2001 में भारत की संसद पर आतंकी हमला हुआ था और आज जब इस सदी के पहले 25 साल खत्म हो रहे हैं तब भी इस साल दिल्ली में लाल किले के पास आतंकवादी हमला हुआ। दूसरा, पाकिस्तान भी अगले 25 सालों में शायद ज्यादा नहीं बदलेगा। भारत के खिलाफ
नफरत को अपना ऑक्सीजन बनाने वाला पाकिस्तान आज भी कट्टरपंथ के रास्ते पर चल रहा है और इस बात की उम्मीद कम है कि पाकिस्तान भविष्य में अपनी हरकतों से बाज आएगा। पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश भी अगले 25 साल अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए चुनौतीपूर्ण रहेंगे। जब 21वीं सदी की शुरुआत हुई थी तभी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जुल्म हुए थे। साल 2001 के चुनावों में आवामी लीग को वोट देने के लिए हिंदुओं के घरों को जला दिया गया था और आज भी बांग्लादेश में यही हो रहा है। बांग्लादेश के जिस भालुका इलाके में 27 वर्षीय दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग हुई थी, उसी भालुका इलाके की एक गारमेंट फैक्ट्री में आज एक और हिंदू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस व्यक्ति का नाम विजेंद्र बिस्वास था, जो 42 साल के थे। विजेंद्र बिस्वास बांग्लादेश के एक सुरक्षा बल अंसार फोर्स का हिस्सा थे और उन्हें भालुका इलाके की गारमेंट फैक्ट्री में तैनात किया गया था। लेकिन आरोप है कि उनके सहकर्मी नोमान मियां ने विजेंद्र बिस्वास पर गोली चला दी और इस हमले में उनकी मौत हो गई। यहां बड़ी बात यह है कि दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग के बाद बांग्लादेश की पुलिस अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ होने वाली हिंसा के मामलों में ज्यादा जानकारी साझा नहीं कर रही और इन सभी मामलों को सामान्य मामला बताकर हिंदुओं की मौत और उन पर हो रहे अत्याचार को दबाया जा रहा है और इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ और नहीं हो सकता। इन तमाम घटनाओं के बीच एक बड़ा अपडेट यह है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कल ढाका जाएंगे और पिछले साल हुए तख्तापलट के बाद यह पहला मौका होगा जब भारत का कोई नेता बांग्लादेश की धरती पर कदम रखेगा। खालिदा जिया बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री थी, जिन्हें शेख हसीना की सरकारों में जेल में रखा गया और इस दौरान उनके बेटे तारिक रहमान बांग्लादेश से निर्वासित रहे। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं और उनकी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी 12 फरवरी को होने वाली संसदीय चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है और इसका एक कारण यह भी है कि बांग्लादेश में शेख हसीना की आवामी लीग के चुनाव लड़ने पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया है। खैर, आगे बढ़ते हैं और जब 2025 खत्म होने वाला है तब दुनिया एक नए तरह के उथल पुथल का सामना कर रही है। क्रेमलिन ने दावा किया है कि जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवाना चाहते हैं तब यूक्रेन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के गुप्त महल पर हमला करने की कोशिश की है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के अनुसार इस हमले में कुल 91 ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ और ये सभी लंबी दूरी के ड्रोन्स हैं जिनकी मदद से यूक्रेन ने उस घर को निशाना बनाया जो रूस के वाल्दाई शहर में स्थित है। अब तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि हमले के वक्त राष्ट्रपति पुतिन इस घर में मौजूद थे या नहीं थे, लेकिन डेली मेल के अनुसार ये वही घर है जहां राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के बाद सबसे ज्यादा समय बिताया और इस घर या मैंशन को लॉन्ग बियर्ड्स भी कहा जाता है, जहां सोवियत संघ के दौर में जोसेफ स्टालिन भी काफी वक्त रहे और यूरोप के देश इसे गुप्त महल भी कहते हैं। सोचने वाली बात यह है कि यूक्रेन के ड्रोन्स ने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से भेद दिया और वो उस गुप्त महल तक पहुंच गए जहां रूस के लोगों को भी जाने की इजाजत नहीं। यह महल इतना विशाल है कि इसमें 75,000 वर्ग फुट के इलाके में अलग अलग भवन बनाए गए हैं और इस महल के नीचे कुल 2 फ्लोर हैं जिन्हें किसी बंकर की तरह डिजाइन किया गया है। रूस ने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन यूक्रेन के ड्रोन इस महल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ और अब यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या यूक्रेन यूरोपीय देशों की मदद से राष्ट्रपति पुतिन की जान लेना चाहता है। यह सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि पिछले हफ्ते क्रिसमस के मौके पर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह कहा था कि वो राष्ट्रपति पुतिन की मौत की कामना करते हैं और इसी बीच यह हमला हो गया। हालांकि इस हमले के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने क्रेमलिन के सभी दावों को गलत बताया है और उनका कहना है कि रूस इस हमले की मनगढ़ंत कहानी पूरी दुनिया को सुना रहा है और दुनिया को उसकी बातों का विश्वास नहीं करना चाहिए।
तरह की लापरवाह कार्रवाइयां बिना जवाब के नहीं छोड़ी जाएंगी। आपराधिक कीव शासन के पूरे पतन को देखते हुए जो राज्य आतंकवाद की नीति अपना चुका है, रूस यूक्रेन के साथ चल रही वार्ता पर दोबारा विचार करेगा। ये रूसी फेडरेशन की ओर से एक और झूठ है। ये साफ है कि कल हमारी ट्रंप के साथ बैठक हुई थी और ये भी स्पष्ट है कि अगर रूसियों का अमेरिका के साथ कोई विवाद नहीं होता और हम प्रगति करते तो ये उनके लिए एक असफलता होती। इस दावे के बाद अब यहां दो बातें हो सकती हैं। अगर यूक्रेन का दावा सच निकलता है तो इसका मतलब यह माना जाएगा कि रूस ने अमेरिका की पहल पर हो रही शांति वार्ता को रोकने के लिए इस हमले करने की कहानी बुनी। और अगर यूक्रेन का दावा गलत निकलता है और इस हमले की बात सही साबित होती है तो इसका मतलब यह माना जाएगा कि रूस को शांति वार्ता के बीच धोखा मिला है और क्रेमलिन इस हमले को राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा के लिहाज से गंभीर मानेगा। ऐसा होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा की जा रही शांति वार्ता फिर से ठंडे बस्ते में चली जाएगी और लगभग 4 साल बाद भी रूस यूक्रेन युद्ध का कोई हल नहीं निकलेगा। वैसे राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन के साथ शांति समझौते पर चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन हमें यह चर्चा 1994 की याद दिलाती है। उस वक्त सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति बन गया था। रूस और अमेरिका के बाद यूक्रेन के पास 1,500 से ज्यादा परमाणु हथियार थे। लेकिन इसके बाद साल 1994 में बुडापेस्ट मेमोरेंडम हुआ, जिसमें यूक्रेन से यह कहा गया कि अगर वो अपने परमाणु हथियार रूस को वापस सौंप देगा तो अमेरिका, ब्रिटेन और रूस मिलकर यूक्रेन को हमेशा के लिए सुरक्षा की गारंटी देंगे। उस वक्त यूक्रेन को यह प्रस्ताव अच्छा लगा और उसने अपने सारे परमाणु हथियार रूस को सौंप दिए। लेकिन बाद में सब जानते हैं कि यूक्रेन को न तो अमेरिका और ब्रिटेन से कोई सुरक्षा गारंटी मिली, न ही रूस ने उसकी संप्रभुता का सम्मान किया। आप खुद सोचिए, अगर आज यूक्रेन के पास परमाणु हथियार होते तो क्या उसे रूस से युद्ध लड़ना पड़ता और क्या यूक्रेन पर यह दबाव होता कि वो रूस के कब्जे वाले इलाकों को शांति समझौते के लिए त्याग दे? लेकिन ऐसा हुआ और आज फिर से वक्त खुद को दोहरा रहा है। एक बार धोखा खाने के बाद फिर से यूक्रेन अमेरिका से अगले 50 वर्षों के लिए सुरक्षा की गारंटी मांग रहा है और अमेरिका भी फिर से यही कह रहा है कि वो यूक्रेन को यह गारंटी देने के लिए तैयार है। हमने इसकी संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ पुष्टि की है कि हमें अमेरिका से सुरक्षा गारंटी मिलेगी। ये सही है कि फिलहाल ये गारंटियां हमेशा के लिए नहीं होंगी। दस्तावेजों में ये 15 वर्षों के लिए हैं और इन सुरक्षा गारंटियों को बढ़ाने की संभावना भी है। इतिहास में चीन के सबसे बड़े रणनीतिकार जनरल सुन जू ने अपनी किताब द आर्ट ऑफ वॉर में लिखा था कि युद्ध की सर्वोच्च कला है दुश्मन से बिना लड़े ही उसे अपने वश में करना। चीन की सेना अपने जनरल की इसी बात पर अमल कर रही है और ताइवान से लड़े बिना उसे वश में करने के लिए चीन उसके आसपास युद्ध अभ्यास कर रहा है। और यह खबर इसीलिए जरूरी है क्योंकि बाबा वेंगा की भविष्यवाणी का जो जिक्र हमने किया कि 2026 में अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो चीन और ताइवान का विवाद उसका सबसे बड़ा आधार बनेगा। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की पूर्वी थिएटर कमान ने 29 दिसंबर से ताइवान स्ट्रेट के मध्य क्षेत्र में युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। चीन के सरकारी मीडिया का कहना है कि इन युद्ध अभ्यासों का मकसद जमीनी लक्ष्यों को निशाना बनाना है और प्रमुख लक्ष्यों पर सटीक हमले की क्षमताओं का परीक्षण करना है। लेकिन हकीकत यह है कि चीन ऐसा ताइवान को डराने और उसे यह बताने के लिए कर रहा है कि ताइवान की भूमि मेनलैंड चाइना का हिस्सा है। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो जिस समुद्री इलाके में चीन अपने युद्धपोत और लड़ाकू विमान भेज रहा है उस इलाके को अंग्रेजी में स्ट्रेट और हिंदी भाषा में जलडमरू मध्य कहते हैं। जलडमरू का मतलब होता है ऐसा समुद्री मार्ग जो दो समुद्र को आपस में जोड़ता है। और इस नक्शे में आप दोनों समुद्र को देख सकते हैं। इसमें एक तरफ है ईस्ट चाइना सी और दूसरी तरफ है साउथ चाइना सी। और क्योंकि चीन और ताइवान के बीच का यह समुद्री मार्ग इन दोनों समुद्र को आपस में जोड़ता है और इस मार्ग की वजह से नक्शे पर डमरू जैसी आकृति बनती है, इसीलिए इसे जल डमरू मध्य कहते हैं। अब बड़ी बात यह है कि चीन की तटीय रेखा से ताइवान की तटीय रेखा के बीच केवल 185 किलोमीटर की दूरी है और चीन लगातार इस इलाके में अपने युद्धपोत भेजकर ताइवान को चुनौती दे रहा है। और अमेरिका को डर है
कि वो इस इलाके में अपनी गतिविधियां बढ़ाकर ताइवान पर कब्जा भी कर सकता है। और यही वजह है कि अमेरिका ने ताइवान को मदद का भरोसा दिया है। इसके अलावा चीन ये युद्धाभ्यास ऐसे वक्त में कर रहा है जब अमेरिका ने ताइवान के लिए 99,739 करोड़ रुपए का हथियार पैकेज मंजूर किया है। और इस युद्ध अभ्यास को लेकर एक सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि क्या चीन ताइवान को डरा रहा है या वो ताइवान पर हमले की रिहर्सल कर रहा है। देखिए, साल 1948 में जब चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन आया था, तब नेशनलिस्ट पार्टी के नेता चियांग काई शेक मौजूदा चीन को छोड़कर ताइवान भाग गए थे और इसके बाद उन्होंने ताइवान में अपनी सरकार बना ली थी। उस वक्त चियांग काई शेक ने यह भी दावा किया कि ताइवान ही असली रिपब्लिक ऑफ चाइना है, लेकिन चीन ने इसे तो अस्वीकार किया। पर कम्युनिस्ट पार्टी ने ताइवान को चीन का एक प्रांत कहा और आज चीन की सरकार ताइवान को स्वतंत्र देश नहीं बल्कि चीन का ही हिस्सा बताती है। और हमने आपसे पहले भी कहा था कि चीन की विस्तारवादी भूख दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और यह भूख नए सैन्य संघर्षों और युद्ध का भी कारण बन सकती है। वैसे आज जब चीन ताइवान की घेराबंदी कर रहा है, तब हम आपका ध्यान एक और खबर की ओर ले चलना चाहते हैं। यह खबर चीन के शिनजियांग प्रांत से आई है, जहां उइगर मुसलमानों पर चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने नए प्रतिबंध लगाए। चीन ने चेतावनी दी है कि अगर उइगर मुसलमान प्रतिबंधित उइगर लोकगीत सुनते, डाउनलोड करते, शेयर करते या सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं तो उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है या जेल हो सकती है। चीन ने यह भी कहा है कि इन गानों को शादियों, पार्टियों और सांस्कृतिक आयोजनों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसी फैसले में यह कहा गया है कि चीन के उइगर मुसलमान अस्सलाम वालेकुम नहीं कह सकते, जिसका मतलब होता है अल्लाह आपको सुरक्षित रखे या अल्लाह की शांति आप पर बनी रहे। चीन की सरकार का कहना है कि उइगर मुसलमानों को इसकी जगह अब यह कहना चाहिए कि कम्युनिस्ट पार्टी आपको सुरक्षित रखे या कम्युनिस्ट पार्टी की शांति आप पर बनी रहे। 145 करोड़ की आबादी वाले चीन में उइगर मुसलमानों की जनसंख्या 1 करोड़ 10 लाख बताई जाती है। चीन में कतर जैसे 3 देशों की मुस्लिम आबादी रहती है और इनमें भी 83% मुसलमान चीन के शिनजियांग प्रांत में रहते हैं, जहां चीन ने बड़ी बड़ी जेल और डिटेंशन कैंप्स बनाए हुए हैं और वहां इन मुसलमानों का दमन किया जाता है। अमेरिका की एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 के बाद से चीन ने इस प्रांत में 1200 से ज्यादा डिटेंशन कैंप्स बनाने पर लगभग 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए और इन डिटेंशन कैंप्स में 10 लाख से ज्यादा उइगर मुसलमानों को नजरबंद करके रखा गया है। चीन में अगर कोई महिला बुर्का या हिजाब पहनती है या कोई पुरुष लंबी दाढ़ी रखता है या अगर कोई मुस्लिम परिवार 3 से ज्यादा बच्चे पैदा करता है तो ऐसा करने पर वहां लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा चीन में जो उइगर मुसलमान सरकारी नौकरी करते हैं, उन्हें और उनके परिवारों को नमाज पढ़ने की भी इजाजत नहीं है। 2017 में वहां इसे लेकर एक कानून बनाया गया था जो ये कहता है कि नमाज पढ़ना एक तरह की गैर कानूनी धार्मिक गतिविधि है। एक बात और, चीन में मोहम्मद, अराफात और जिहाद जैसे नामों पर भी कड़ी पाबंदी लागू है और अगर वहां कोई परिवार अपने बच्चों का नाम मोहम्मद रखता है या फिर अराफात रखता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है।
और चीन शायद दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां मस्जिदों को खुलेआम तोड़ा जा रहा है। चीन में यह कानून है कि वहां मीनार और गोल गुंबद वाली मस्जिदें नहीं हो सकती और इसी के तहत वहां अब तक सैकड़ों मस्जिदें तोड़ी जा चुकी। लेकिन अब आप भारत को देखिए, 140 करोड़ की आबादी वाले भारत में लगभग 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि क्या हमारे देश में किसी मुसलमान को मोहम्मद नाम रखने से रोका गया, या किसी मुस्लिम महिला की बुर्का या हिजाब पहनने पर उसकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम देश भारत के मुसलमानों पर राजनीति करते हैं और चीन के मुसलमानों पर चुप्पी साध लेते हैं। अब हम कोहरे की बात करेंगे, जिसने उत्तर भारत में कोहराम मचा रखा है। कोहरा देश की अर्थव्यवस्था, यातायात, आम जनजीवन से लेकर ऑफिस, कॉलेज, स्कूल, रोजमर्रा के कामों को सीधे प्रभावित करता है। कोहरा पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ध्वस्त कर देता है, जिससे अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूट जाती है। काम के घंटे कम हो जाते हैं, दिन छोटे हो जाते हैं और इसका असर रोजगार और कामकाज पर होता है। आम लोगों को इससे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। अब आज हम इस कोहरे की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत में कोहरे की वजह से फ्लाइट्स तो रद्द हो जाती हैं, लेकिन सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों और ट्रैफिक को लेकर कोई व्यवस्था नहीं बनाई जाती। क्या आप यकीन करेंगे कि हमारे देश में हर साल कोहरे की वजह से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में 10,000 से ज्यादा लोगों की जान जाती है। साल 2020 में कोहरे की वजह से हुई सड़क दुर्घटनाओं में 12,000 लोग मारे गए, 2021 में 13,000 लोग मारे गए, 2022 में 14,500 लोग मारे गए और 2023 में 14,616 लोग मारे गए। ये वो लोग थे जिनकी जान बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। आज भी देश में कोहरे की वजह से 110 उड़ानें रद्द हो गईं और इसका कारण यही है कि कोहरे के दौरान हवाई सफर खतरनाक हो सकता है और ये बात बिल्कुल सही भी है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि कोहरे में सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों और लोगों के लिए सुरक्षा की चिंता क्यों नहीं होती, जबकि सड़कों पर कोहरे के कारण होने वाले हादसों में हजारों लोग मारे जा रहे हैं और पिछले एक हफ्ते में कई लोग इस कोहरे के कारण अपनी जान गंवा भी बैठे हैं। और ऐसा नहीं है कि सरकारें इन जानों को बचा नहीं सकती। अगर हमारी सरकारें एआई तकनीक से टोल वसूलने के बारे में सोच सकती हैं तो वो तकनीक की मदद से कोहरे के कारण होने वाले सड़क हादसों को भी रोक सकती हैं, ठीक उसी तरह जैसे चीन ने इन सड़क दुर्घटनाओं को रोका है। लेकिन क्या भारत में ऐसा होगा, ये बड़ा सवाल है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आज भी देश के लोगों में आक्रोश है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस देश में पहलगाम आतंकी हमले का समर्थन करने वालों की कमी नहीं रही। और इससे भी बुरी बात यह है कि इस हमले का समर्थन करने वालों के भी बहुत से हमदर्द देश में बैठे हुए हैं। असम में पहलगाम आतंकी हमले का समर्थन करने वाले आरोपी को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो पुलिस पर बांग्लादेशी मूल के लोगों ने हमला कर दिया और इस आरोपी को छुड़ा लिया। आतंकी हमले के इस समर्थक का नाम बहारुल इस्लाम है। इसने सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट से आपत्तिजनक पोस्ट किया और पहलगाम आतंकी हमले का समर्थन किया था। इस मामले में पुलिस ने उसके खिलाफ पहले ही केस दर्ज कर लिया था, लेकिन तब से यह फरार था और पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। हाल ही में खुफिया सूचना के आधार पर जब पुलिस मौके पर पहुंची और बहारुल इस्लाम को हिरासत में लिया, तभी अचानक 10 से ज्यादा लोगों की भीड़ वहां जमा हुई। इन लोगों के हाथों में लाठी, डंडे, पत्थर थे। इन्होंने आरोपी को छुड़ाने के लिए पुलिस टीम पर हमला कर दिया और पहलगाम आतंकी हमले का समर्थन करने वाले बहारुल इस्लाम को छुड़ा लिया। इस हमले में कई पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए। हालात को काबू में करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। पुलिस के अनुसार यह हमला अचानक नहीं बल्कि योजना बनाकर साजिश के तहत किया गया।
अब पुलिस ने इस घटना को लेकर अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें अफाजुद्दीन, नूर हुसैन, गुलजार हुसैन, नजरुल हक, काजिमुद्दीन, इकरामुल हुसैन, फखरुद्दीन अहमद, बिलाल हुसैन और अताबुर रहमान शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि इनमें से कई आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। इस घटना को लेकर असम में कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। हमले में शामिल लोगों को मियां मुस्लिम समुदाय से जोड़ा जा रहा है, जिसे असम में बांग्ला भाषी प्रवासी मुसलमानों के रूप में जाना जाता है। भीड़ के हमले के बाद फिलहाल बहारुल इस्लाम फरार है। पुलिस उसकी जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। अगर आप 31 दिसंबर और 1 जनवरी को बर्फबारी देखने पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं तो आपको यह रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। तमाम पर्यटकों को बर्फबारी भले ही ना मिली हो, लेकिन रास्ते में उन्हें जाम जरूर मिल रहा है। मनाली से रोहतांग के रास्ते पर जाम ने पर्यटकों को बेहद परेशान कर दिया है। न्यू ईयर पर पर्यटक पहाड़ों की ओर दौड़ पड़े हैं। उन्हें बस बर्फबारी की एक झलक का इंतजार है, लेकिन कई जगह बर्फबारी देखने की हसरत तो पूरी नहीं हुई, लेकिन जाम से जरूर 2-4 होना पड़ रहा है। मनाली से रोहतांग जाने वाले पर्यटकों का कुछ ऐसा ही हाल है। कई जगह पे लंबा जो है जाम भी आप देख सकते हैं टूरिस्ट का। अभी यहाँ पर कितनी देर से ये गाड़ियां जो हैं रुकी हैं, क्योंकि ये सब लोग जो हैं रोहतांग जा रहे हैं। जहां तक नजर जाती है गाड़ियों की लाइन जो है वो लगी हुई है। आप देख जाम में फंसे हैं। जाम अभी चल रहा है, बर्फ पड़ी नहीं है, अभी रास्ता बंद हो रखा है। रास्ता बंद हो गया, जाम लग गया, जाम बहुत ज्यादा है, तो वापस होटल जाए। सुहानी बर्फबारी देखने से पहले परेशान करने वाला जाम इन लोगों को मिल गया। कई लोग परेशान होकर रोहतांग के रास्ते से वापस लौटने लगे। उनका कहना है कि बर्फ गिरी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ सूखा रेत है। कुछ लोग बंद रास्ते की वजह से लौट कर आ रहे हैं। मामला बिगड़ रहा है। कत्ती रोहतांग आए हैं, जानते हाथ लगा कर उल्टे आए हैं। तो स्नो नहीं पड़ रही इस बार। कुछ भी कौन है कत्ती सूखा रेत है। इस समय पहाड़ों पर जबरदस्त भीड़ है। जाम में फंसने की वजह से कई लोगों का जश्न बेकार हो चुका है। मुंबई के भांडुप में लापरवाही की वजह से 4 लोगों की जान चली गई। यहां 13 लोगों को एक बस ने कुचल दिया था। इनमें से कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस हादसे ने बेस्ट की बसों की सुरक्षा और संचालन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुंबई के भांडुप में रेलवे स्टेशन के बाहर एक बस ने 13 पैदल यात्रियों को कुचल दिया। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यह हादसा ब्रीहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट यानी बेस्ट की बस से हुआ। यह बस रिवर्स करते समय बेकाबू हो गई और सड़क पर चलते लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस ने बस चालक को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। भांडुप स्टेशन के बाहर का इलाका बेहद संकरा है। स्टेशन और बस स्टैंड से निकलने वाली यात्री यहां जमा रहते हैं। सामान्य ट्रेनों का हाल तो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन अगर प्रीमियम ट्रेन भी 12 और 14 घंटे लेट चलने लगे तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। वंदे भारत जैसी ट्रेन दिल्ली में 14 घंटे की देरी से पहुंची। उसके बाद यात्रियों का गुस्सा किस तरह फूटा, ये आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। So this is actual truth of Indian Railway. This is what they are doing. I will surely upload. की जिम्मेवारी नहीं ले रहा है and passengers are परेशान like anything. आप देख सकते हो ट्रेन कहीं भी रुक रही है। किसके पास होता है? आप बताइए, आप नंबर प्रोवाइड करवाइए। This is not how it नंबर चाहिए हमें। एक मिनट बात करना नहीं, this is very bad. This is very bad. आप लोगों का ये डीले रेगुलर है एंड आप लोगों को पता था, आपको प्रॉपर अरेंजमेंट्स यहाँ पे लेके चलना था कि पैसेंजर्स प्रॉब्लम में आएंगे। आपके पास प्रॉपर खाने पीने का अरेंजमेंट रहना चाहिए था अंदर। गाजियाबाद में कुछ लोगों ने सड़क किनारे काउंटर लगाकर लोगों को तलवारें बांटी और दावा किया कि वो ये काम बहन बेटियों और हिंदुओं की रक्षा के लिए कर रहे हैं। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद ये लोग भाग निकले। पुलिस ने 10 से अधिक लोगों को हिरासत में लेते हुए बड़ी संख्या में तलवारें बरामद की हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कुछ धार्मिक संगठनों ने आम लोगों को तलवारें बांटी, जिसके बाद ये मामला पुलिस के संज्ञान में आ गया। तलवार बांटने के आरोप हिंदू रक्षा दल नाम के संगठन पर है।
तलवार वितरण के दौरान इन लोगों ने कहा कि बहन बेटी और खुद की सुरक्षा के लिए हर हिंदू परिवार के पास आत्मरक्षा के साधन होने चाहिए। इन्होंने लोगों से हथियारों की ट्रेनिंग की भी बात कही। सार्वजनिक स्थान पर हथियारों के वितरण और प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया और तत्काल कार्रवाई करते हुए अब तक 10 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया। अब आपको चीन की एक ऐसी जेल दिखाते हैं जहां लोग पैसे देकर जाते हैं। ये जेल चीन के मोटे लोगों के लिए है जो यहाँ वजन घटाने के लिए आते हैं। इन जेलों में काफी सख्त नियम है और एक बार अंदर आने के बाद व्यक्ति आसानी से बाहर नहीं निकल सकता। उसे यहाँ के सारे नियम मानने पड़ते हैं और जब वो फिट हो जाता है तभी बाहर जा सकता है। चीन की एक अनोखी जेल इस वक्त चर्चाओं में है। इन जेलों में हत्या, रेप या दूसरे अपराध करने वाले लोग नहीं बल्कि मोटे लोगों को बंद किया जा रहा है। मोटे लोगों को जेल में बंद करने के बाद उनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू होती है। उनका संपर्क बाहर की दुनिया से काट दिया जाता है और बैलेंस डाइट दी जाती है और 4 घंटे एक्सरसाइज कराई जाती है और जेल से निकलते तक लोग फैट से फिट हो जाते हैं। चीन में इन जेलों को फैट प्रिजन कहा जा रहा है। यहाँ बेहद सख्ती भी है। एक बार अंदर आने के बाद फिट होने तक बाहर नहीं निकल सकते। यहाँ कई पाबंदियां भी हैं। फोन का भी सीमित इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मिलिट्री स्टाइल ट्रेनिंग होती है। यहाँ की फीस भी अच्छी खासी है।